नमस्कार साथियों, अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो अपन चर्चा करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बागर प्रदेश। तो समझे पहले अपन इसको अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बागर प्रदेश, राजस्थान बागर प्रदेश। दोस्तों मानचित्र में अपन नजर डालें, राजस्थान का जो ये भाग है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा या अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी जो भाग है, इस पश्चिमी भाग को पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला जो भाग है इसका वह है शुष्क प्रदेश तथा जो दूसरा जो भाग है यह है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे अपन कहते हैं राजस्थान बागर प्रदेश। तो आज जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश जो राजस्थान के अंदर फैला हुआ है वो है 11 जिलों के अंदर। अब 11 जिले कौन कौन से, देखिए, नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 हनुमानगढ़, और जो इधर वाला जो भाग है ये भाग है शेखावाटी भाग, जिसमें 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू तथा सीकर। शेखावाटी भाग जिसमें 3 जिले आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते अपन, यहाँ पे मिलता अपन को बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली और नागौर। इन जिलों के अंदर अर्ध शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। दोस्तों यह अपन चर्चा करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश के प्रकार। अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है गग्गर का मैदान, नंबर 2 है शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 जो है नागौरी प्रदेश, और नंबर 4 है यहां पर लूणी बेसिन। गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी प्रदेश, लूणी बेसिन। अब देखिए मानचित्र के अंदर इसको समझे अपन कि जो भाग है इस प्रकार से, ये जो भाग है राज्य का 25, 50 और बीच वाला जो भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश। इसमें देखिए जो ये भाग है ऊपर वाला भाग जिसमें 2 जिले सम्मिलित रूप, उसे कहते हैं गग्गर का मैदान। शेखावाटी प्रदेश के अंदर पूरा शेखावाटी भाग, इसे कहते हैं शेखावाटी प्रदेश, जिसमें मुख्य रूप से 3 जिले तथा बीकानेर का थोड़ा बहुत भाग आता है। इसके बाद जो आगे वाला भाग है जिसमें नागौर जिला, जिसे कहते हैं नागौरी प्रदेश, और जो चौथा भाग है जिसमें कम से कम 6 जिले आते हैं, जिसे कहते हैं लूणी बेसिन। तो अपन जो बात कर रहे हैं गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी प्रदेश तथा लूणी बेसिन। अब देखिए सबसे पहले जो चर्चा करेंगे अपन गग्गर का मैदान। तो गग्गर का मैदान, इसके बारे में अपन बात करेंगे। गग्गर का मैदान, दोस्तों गग्गर का मैदान क्यों कहा जाता है इसे गग्गर का मैदान? क्योंकि यहाँ पर गग्गर नदी प्रवेश करती है। गग्गर नदी के कारण इसे गग्गर का मैदान कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे गग्गर नदी की, गग्गर नदी की, और गग्गर नदी के जो प्राचीन नाम है वो लिख देते अपन यहाँ पे पहले, प्राचीन नाम। गग्गर नदी को सरस्वती नदी, मृत नदी भी कहते हैं। इसके बाद जो अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर इस गग्गर नदी का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल गग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की
राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तथा गगर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय पर्वतमाला से निकलकर राज्य में प्रवेश करती है। तो गगर नदी के उद्गम स्थल को अपने आप एक मानचित्र में समझने की कोशिश करेंगे। तो राज्य का जो ये भाग है और ये जो भाग है ऊपर वाला, जिसमें दो जिले यहाँ पे आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद ये जो भाग है आपके, यह है हिमालय पर्वतमाला। और अपने चर्चा की कि हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली एकमात्र नदी है, हिमालय पर्वतमाला से निकलती है और राज्य का जो नाम है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे पहाड़ियां आई हुई हैं और इन पहाड़ियों का जो नाम है वो है शिवालिका की पहाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के शिवालिका की पहाड़ियों से निकलकर और स्थान का जो नाम है कालका नामक स्थान, यहां से यह नदी निकलती है। हिमाचल में निकलने के बाद में पंजाब, पंजाब में बहने के बाद में हरियाणा और हरियाणा के अंदर बहने के बाद सीधी क्या करेगी, राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन राजस्थान का जो जिला है दोस्तों यहाँ पर वह है आपके हनुमानगढ़। तो राज्य के हनुमानगढ़ जिले में यहाँ पे जो तहसील है उस तहसील का नाम है टीबी तहसील। टीबी तहसील के अंदर यह नदी प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे दुर्ग भी है, वो है बटनेर। बटनेर के पास में यह नदी विलुप्त हो जाती है और यहाँ से यह नदी क्या करती है, आंतरिक भाग के अंदर बहती है और वापस राज्य के पश्चिमी भाग में जहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर पुनः धरातल पर प्रकट होती है और वहां पे प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान के अंदर इसी नदी को हकरा नदी के नाम से या अपन कह सकते हैं हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में यह नदी होठ आवास तक बहती है और लुप्त हो जाती है। तो दोस्तों हमने जो बात की थी गगर नदी की, गगर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी गगर नदी हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली राज्य की एकमात्र नदी है। यह नदी गंगानगर में, यानी इस नदी के अपन कह सकते हैं तल को नाली कहते हैं। गगर नदी के तल को नाली कहते हैं। तथा अब प्रश्न क्या बनता है दोस्तों, एक बार एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि राज्य का वो कौन सा शहर या नगर है जो गगर नदी के तल से नीचे बसा हुआ है। तो यहां पर आपका आंसर होगा हनुमानगढ़ जंक्शन, जो गगर नदी के तल से नीचे बसा हुआ है। तो अपन जो बात कर रहे हैं गगर नदी, तो गगर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी, मृत नदी या गजसती नदी भी कहते हैं। गगर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली राज्य की एकमात्र नदी है और इस गगर नदी के तल को नाली कहते हैं। और गगर नदी के तल से जो नीचे बसा हुआ है वो कौन सा, आपके हनुमानगढ़ जंक्शन। तो गगर नदी को एक बार मानचित्र में अपन समझे, अर्धशुष्क प्रदेश, दो जिले, हिमाचल प्रदेश, यहां से प्रवेश करते हुए पंजाब से होते हुए
हरियाणा में होते हुए राज्य के हनुमानगढ़ जिले के टीबी तहसील में प्रवेश करती है और यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले के बटनेर के पास में विलुप्त हो जाती है। अर्थात घग्गर नदी राज्य के कितने जिलों में प्रवेश करती है या कितने जिलों में बहती है? तो 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिका की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है तब क्या होगा? इस नदी के अंदर जल का वेग अधिक मात्रा में होगा। जब अधिक मात्रा में होगा तब क्या होगा? पूरा का पूरा पानी धरातल के अंदर नहीं समा पाएगा तथा वो पानी यहाँ पे जो जिला है कौन सा? गंगानगर जिले में प्रवेश करेगा और गंगानगर जिले में प्रवेश करने के कारण क्या होगा? इसका पानी हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों में, इसीलिए अपन कहते हैं घग्गर नदी राज्य के 2 जिलों में बहती है। दोस्तों, यहां पर अपन को थोड़ा समझना है कि नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसी मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसी कारण राज्य के गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर जो खाद्यान्न की फसल है वो सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। खाद्यान्न की फसल सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है जिसका कारण है जलोढ़ मिट्टी। इसी कारण गंगानगर जिले को धान का कटोरा या राज्य का अन्नागार कहते हैं, खाद्यान्न फसलों के कारण। अब देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक शब्द देते हैं आपसे खादर। खादर किसे कहते हैं या खादर क्या होता है? देखिए, जिस स्थान पर वर्षा का पानी पहुंच जाता है जिसे खादर कहते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें क्या पूछा जाएगा आपको? देखिए, जैसे प्रतिवर्ष नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान को कहते हैं। प्रतिवर्ष नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान को कहते हैं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा खादर, बागर, रे या कलर। तो इसमें क्या होगा? खादर। प्रतिवर्ष नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान को खादर कहते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्या पूछा जाता है, आपको एक शब्द चेंज कर देता है और यहाँ पे प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान को कहते हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या होगा? बागर। यानी अपन को यहाँ पे समझना है खादर तथा बागर। खादर तथा बागर। खादर शब्द का अर्थ होता है प्रतिवर्ष जिस स्थान पर वर्षा का पानी, जिस स्थान पर बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसे कहते हैं खादर। तथा बागर किसे कहते हैं? जिस स्थान पर वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता है, अर्थात धरातल का वो भूभाग जो ऊपर उठा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? बागर। इसका निर्माण भी जलोढ़ मिट्टी से ही हुआ है, लेकिन इसका प्रतिवर्ष यहाँ पे नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। प्रतिवर्ष जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है वो होता है आपके खादर में। तो कृषि के लिए निम्न में से कौन उपयोगी है, खादर या बागर? तो क्या होगा आपके? खादर। तो अब बात करेंगे अब दूसरा प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश राज्य के वही गंगानगर
और हनुमानगढ़ जिलों की अपने बात कर ली, जिसमें गग्गर का मैदान। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है आपके शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश के अंदर 3 जिले मुख्य रूप से, चूरू, झुंझुनू तथा सीकर। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नामकरण, इसका नाम शेखावाटी प्रदेश क्यों रखा गया। यहाँ पर शेखावत जाति के लोग, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर शेखावत भाषा के आधार पर इसका नामकरण रखा गया। दूसरी चीज अपन को यहाँ पे मिलती है कि ये जो प्रदेश है शेखावाटी प्रदेश, यह प्रदेश आंतरिक प्रवाह के लिए उपयोगी है। सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कौन सा है, तो आपके शेखावटी प्रदेश। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा भाग उपयोगी है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है, पहला गग्गर का मैदान, दूसरा शेखावटी प्रदेश, तीसरा नागौरी प्रदेश, चौथा लूणी बेसिन। तो कौन सा इसमें शेखावटी प्रदेश। अब यहाँ की तीसरी बात करते हैं अपन, यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है यहाँ पे कांतली नदी। शेखावटी प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है, कांतली नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। तथा चौथी बात करते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ पर जो मीठे पानी के जो कुएं हैं, अब कुएं कच्चे हो या पक्के, जिसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे कहते हैं जोहड़। यानी जोहड़ कौन से भाग में पाए जाते हैं, तो शेखावटी प्रदेश के अंदर। इसके बाद अगली विशेषता पर इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो तालाब है उन तालाब को सर या सरोवर कहते हैं, सर या सरोवर तालाब। और जो शुष्क प्रदेश के अंदर अपने अध्ययन किया था उस समय यहाँ पे चर्चा की थी हमने कि इसी शेखावटी प्रदेश के अंदर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, बरखान के। सर्वाधिक बरखान कौन से भाग में पाए जाते हैं, तो वो है आपके शेखावटी प्रदेश के अंदर। तो हमने ये जो चर्चा की, इनकी जो विशेषता है वो हमने यहाँ पर बात हुई। तीसरा प्रदेश नागौरी प्रदेश। नागौरी प्रदेश, इसको भी एक मानचित्र में अपन समझे, पहला था गग्गर का मैदान, दूसरा था शेखावटी भाग और तीसरा आपके नागौरी प्रदेश। नागौरी प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से नागौर जिला और नागौर तथा, अब इसमें एक शब्द आता है आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उसकी अपन बात कर रहे हैं, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हम्पी बेल्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों ये भी कि कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हम्पी बेल्ट किसे कहते हैं, कहां पे है। तो ये देखिए, ये जो भाग है आपके नागौरी प्रदेश के अंदर अजमेर तथा नागौर के मध्य, इस भाग के अंदर सर्वाधिक जो जल पाया जाता है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसी कारण ये जल पीने के कारण क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और यहाँ जो लोग रहते हैं उनके अंदर कुबड़ निकल जाती है। इसी कारण इसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। तो सीधा साधा प्रश्न आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, कुबड़ पट्टी किन किन जिलों के मध्य पाई जाती है, तो अजमेर तथा नागौर। इसके अलावा ये जो भाग है नागौरी प्रदेश सर्वाधिक खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, इसीलिए नागौर जिले को धातु नगरी भी कहते हैं।
अब आगे अपन बात करेंगे चौथा प्रदेश लूणी बेसिन या प्रदेश भी कहते हैं। दोस्तों, बेसिन शब्द का अर्थ होता है उस नदी के अंदर जिस स्थान से पानी प्रवेश करता है उसे बेसिन कहते हैं। मान लीजिए ये लूणी नदी है या कोई भी नदी चल रही है, इस नदी के अंदर इस क्षेत्र से ये ए ये बी, इन दो क्षेत्रों से पानी यहाँ तक प्रवेश करता है और प्रवेश करने के कारण इस क्षेत्र को अपन क्या कह सकते हैं, बेसिन। तो इसे लूणी बेसिन या प्रदेश भी कहते हैं। अब बात करेंगे अपन यहाँ सबसे पहले लूणी नदी की। राज्य की 3 ऐसी नदियां हैं जो राज्य के 6 जिलों से होके बहती है। नंबर 1 लूणी नदी जो राज्य के 6 जिलों से होके बहती है। दूसरी जो नदी है वो है आपके चंबल नदी, और जो तीसरी नदी है वो है आपके बनास नदी। दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि अपन जो बात कर रहे हैं वो करें अपन पश्चिमी रेतीला मैदान या अपन कह सकते हैं कि थार का मरुस्थल, यानी 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के आधार पर अपन जो चर्चा करें यहाँ पे, ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी राजस्थान है। तो सीधा साधा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपके लूणी नदी। पश्चिमी राजस्थान की या थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूणी नदी। लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों से होके निकलती है। अब 6 जिले कौन कौन से, पहले इनकी बात करते हैं अपन। तो लूणी नदी के अन्य नाम कौन कौन से अन्य नाम है, देखिए सबसे तो बात करें अपन अन्य नाम, इनसे पहले अपन उद्गम स्थल पर चर्चा करते हुए इसके जो नाम है उनकी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है आपके नाग पहाड़। कौन से जिले में, अजमेर। और नाग पहाड़ अजमेर जिले से जब ये नदी निकलती है तो उद्गम स्थल पर इस नदी का जो नाम है इसे सागरमती कहते हैं। इसके बाद अब यहां पे समझे अपन, अजमेर जिला, पहाड़ी कौन सी हुई, यहां पर नदी निकलती है और स्थान आता है बीच में गोविंदगढ़ के पास में इसकी एक दूसरी सहायक नदी, छोटा सा नाला है, वो यहाँ पे आता है और दोनों गोविंदगढ़ के पास में आपस में मिलते हैं। यहां से इसका नाम होता है लूणी। देखिए, सबसे पहले हमने बात की उद्गम स्थल पर इस नदी को सागरमती, नंबर 1। दूसरा नाम गोविंदगढ़ से इसका नाम हुआ लूणी। गोविंदगढ़ के बाद यही नदी, इसको मानचित्र में अपन समझेंगे, आगे बढ़ती है और बालोतरा, बाड़मेर तक इस नदी का नाम रहता है लूणी। बालोतरा के बाद इस नदी का जो नाम हो जाता है वो होता है लवणवती। यानी हमने अन्य नाम की बात की, पहला नाम इसका सागरमती, दूसरा नाम इसका लूणी और जो इसका तीसरा नाम है वो है लवणवती। अब देखिए, तो अन्य नाम सागरमती, लवणवती और लूणी नदी। अब इसको मानचित्र में समझे अपन कि राज्य का जो, देखिए अजमेर जिला, 6 जिलों की बात करेंगे, राज्य के कौन कौन से जिलों में से होकर निकलती है, कई बार इसका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहला है नंबर 1 अजमेर। अजमेर के बाद सीधी प्रवेश करेगी नागौर,
नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर और सबसे लास्ट में जालोर। यानी सबसे पहले अजमेर, अजमेर के बाद में ये नदी प्रवेश करेगी नागौर में, नागौर में बहने के बाद जाएगी पाली के अंदर, और पाली में बहने के बाद जोधपुर के दक्षिणी भाग से होते हुए बाड़मेर, और बाड़मेर से होते हुए जालोर, और जालोर में बहने के बाद सीधी आगे जाएगी गुजरात, और गुजरात के बाद में आगे, अब देखिए आगे कहां जाएगी, समझे इसको। ये जो भाग है ये आया हुआ आपके राज्य कौन सा, इधर गुजरात, और गुजरात के अंदर ये है आपके कच्छ का रण, यह है खंबात की खाड़ी, और ये हो गई आपके कच्छ की खाड़ी। यानी नंबर 1 कच्छ का रण, नंबर 2 कच्छ की खाड़ी, नंबर 3 खंबात की खाड़ी, और नंबर 4 अरब सागर। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लूणी नदी गिरती है, ऑप्शन में दिया हुआ रहता है नंबर 1 कच्छ का रण, नंबर 2 कच्छ की खाड़ी, नंबर 3 खंबात की खाड़ी, और नंबर 4 अरब सागर। अपन क्या करते हैं कई बार, क्यों आपने पढ़ा कि लूणी नदी अरब सागर में गिरती है, लेकिन यहाँ अरब सागर ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, हमारा यह होगा कच्छ का रण। राज्य की एक भी ऐसी नदी नहीं है जो सीधा अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है। अर्थात तो प्रश्न ये हुआ हमारे यहाँ कि लूणी नदी कच्छ के रण में क्या होती है, और ये जो पूरा का पूरा भाग है यहाँ पर, इसी भाग के अंदर ये नदी विलुप्त हो जाती है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे इसमें, तो लूणी नदी के, देखिए लूणी नदी का जो ये दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो लूणी नदी के दक्षिणी भाग को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है गोडवाड़ प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित है, तो देखिए गोडवाड़ प्रदेश के अंदर 4 जिले सम्मिलित हैं। नंबर 1 पाली, नंबर 2 बाड़मेर, और नंबर 3 जालोर, और नंबर 4 इधर वाला जो भाग गया वो नंबर 4 सिरोही। यानी लूणी नदी के दक्षिण भाग को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, और गोडवाड़ प्रदेश के अंदर कुल कितने जिले सम्मिलित है, तो 4 जिले सम्मिलित है। तो अपन बात कर रहे हैं लूणी नदी, इसमें भी एक प्रश्न लेते हैं अपन, लूणी नदी का या राज्य का वो कौन सा शहर है या कौन सा नगर है जो लूणी नदी के तल से नीचे बसा हुआ है, तो वो है बालोतरा। अब देखिए जो हमने बात की थी, लूणी नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर जो बहती है, और इसका जो नामकरण को लेकर अपने चर्चा की थी कि गोविंदगढ़ तक साबरमती के नाम से, गोविंदगढ़ से लेकर बालोतरा तक ये जो नदी बहती है लूणी के नाम से, और इसके बाद बालोतरा से आगे जब ये नदी बहती है तो इसका नाम होता है लवणवती। तो देखिए जब ये नदी नागपाड़ी से निकलती है, यहां तक रहती है साबरमती, इसके बाद ये विभिन्न जिलों की यात्रा करते हुए बालोतरा बाड़मेर तक प्रवेश करती है, तब तक तो इस नदी का जो जल है वो कैसा रहता है, मीठा रहता है। इसके बाद में बालोतरा के बाद जब ये नदी अंत तक जाती है तब इस नदी का पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है।
यानी यहाँ का जो पानी है वो लवणीय हो जाता है, इसी कारण इस नदी को लवणवती कहा जाता है। क्योंकि अब क्यों होता है, याद कीजिए दोस्तों, शुरू की कक्षा में अपने एक वीडियो में देखा था कि राज्य का जो पश्चिमी भाग है, ये जो राज्य का जो पश्चिमी भाग है ये किसका अवशेष है, ये तैतीस सागर का अवशेष है। यानी ये जो भाग है समुद्र का अवशेष है। समुद्र का अवशेष होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है इस मिट्टी में लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, अर्थात ये नदी खारी तथा मिट्टी नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद हम जो बात करेंगे आगे कि लूणी नदी। लूणी नदी का जो दक्षिणी भाग है, अब दक्षिणी भाग में बाड़मेर के बाद कौन सा भाग, जालोर। तो लूणी नदी जालोर में किस नाम से बहती है, तो इसे क्या कहते हैं, नेहर। क्या कहते हैं, नेहर। अर्थात लूणी नदी जालोर में नेहर के नाम से बहती है। तो लूणी नदी की सहायक नदियां, लूणी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां है, और इनके जितनी भी सहायक नदियां है वो सभी मारवाड़ी हैं। कौन कौन सी है, देखिए, नीलड़ी, मीठड़ी, जोजरी, बांडी, जवई आदि, और जितने भी इसके नाम हैं मारवाड़ी नाम है। बाकी जो अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे वो नदी वाले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये जो था हमारे अर्धशुष्क प्रदेश, हमने जो आज चर्चा की सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं के अनुसार अपने चर्चा की। बाकी जो अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।